हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जनवरी मंथ 2025 के सेकंड वीक का करंट अफेयर कवर करेंगे। इस वीडियो में अराउंड हम 20 न्यूज़ हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ पे। फर्स्ट न्यूज़ क्या है, कह रही है गुरु गोविंद सिंह की क्या थी जयंती थी। कौन से नंबर की जयंती थी? 358। ठीक है, फिर ये किस नंबर के गुरु थे? ये 10th सिख गुरु थे, 10 नंबर के सिख गुरु थे। इनकी जयंती को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। फिर गुरु गोविंद साहब जी के बारे में देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। जन्म कब हुआ? 1966। कहाँ हुआ? पटना साहिब, बिहार में। फादर इनके कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी थे, ठीक है, और वो 9th सिख गुरु थे। ठीक, जो गुरु गोविंद साहिब थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। और ये योद्धा समुदाय से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था, क्या दिया था? 5 का, जो इम्पोर्टेंट है 5 का, ठीक है, वो दिए थे। क्या था? केस का, एक का शिकंघा, फिर केस, फिर कड़ा, फिर कृपाण, फिर कचेरा। कचेरा यानी कि जिसे हम शॉर्ट्स कहते हैं, वो था। फिर नेक्स्ट है इनके बेटे जो थे, इनका एक का नाम था जोरावर सिंह, 7 वर्ष के, और दूसरे बेटे का नाम था फतेह सिंह, जो कि 9 वर्ष के थे। इनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। क्यों चुनवा दिया गया था? क्योंकि गुरु गोविंद साहब जी को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए फोर्स किया जा रहा था। किसके द्वारा? सरहिंद के गवर्नर वजीर खान के द्वारा। बट इन्होंने मुस्लिम धर्म मानने से इनकार कर दिया था, इसीलिए उनके बेटे जो थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया था, ठीक है। आपने वो पोएम सुन रखी होगी, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह जोर से बोला, है ना। ये काफ़ी हमारे बचपन की फेवरेट पोएम थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बेटों की शहादत को ही हमने जो आपको बताया, बेटों की जो शहादत, उनकी बेटे जो थे फतेह सिंह जोरावर सिंह, उनकी शहादत को याद करने के लिए वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। कहते हैं कि ये बच्चे तो थे 9 और 7 ईयर के, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, बट ये दोनों लोग बहुत ही मतलब साहसी व्यक्ति थे, मतलब बहुत ही साहसी बच्चे थे। क्योंकि जब इन्हें दीवार में चुनवा दिया जा रहा था, है ना, तो ये एक बार भी ये रोए नहीं, ये मतलब घबराए नहीं या ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही साहसिक बच्चे थे। पर जो बड़े वाले थे, फतेह सिंह थे, वो उनकी आँख से मतलब एक आंसू इस वजह से गिरा क्योंकि जो उनका छोटा भाई था, क्योंकि वो हाइट में एक तो बड़े थे, जो जोरावर थे वो छोटे थे, और जो फतेह सिंह थे वो बड़े थे। तो जब ईंटें लगाई जाएंगी ऐसे करके, तो छोटी है जो वो व्यक्ति जो है वो जल्दी उसमें ढक जाएगा। तो इस वजह से वो जो फतेह सिंह थे वो, उनकी आँख से आंसू आए, इसलिए क्योंकि उनका भाई जो था सबसे बाद में आया था, उसने बाद में जन्म लिया और सबसे पहले वो दुनिया से चला गया उनके पहले ही, है ना, इसलिए वो थोड़ा। बाकी वो बहुत ही साहसिक थे, सिख धर्म का बहुत ही सम्मान है, और उन्होंने बहुत ही सेक्रीफाइस किए हैं हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने में। नेक्स्ट है हमारा जो न्यूज़ है वो है प्रथम जो मत्स्य पालन क्लस्टर है ना, भारत का पहला मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम के सोरंग जिले में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? सिक्किम का सोरंग जिला, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि एंटीबायोटिक, रासायनिक और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली का उत्पादन करना है, ठीक है। जैविक मछली का मतलब उत्पादन करना है। यह क्लस्टर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब एक चीज़ जो याद रखनी इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी ये कब आई थी? तो ये 10 सितंबर को 2020 में आई थी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार का अगर प्रीलिम्स आपने दिया होगा तो आपको पता होगा
कि उसमें क्रोनोलॉजी वाइज ऐसे दे रखा था कौन सी न्यूज़ किस ईयर आई है ना, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट हो गया। थर्ड हमारी न्यूज़ है शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। ठीक है, रिपोर्ट ये आई है, इसको UDISE नाम से इसको भी कह सकते हैं, और ये रिपोर्ट है। क्या है देखते हैं इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ठीक है, और ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। स्कूल नामांकन का मूल्यांकन, मतलब स्कूल का नामांकन कितने बच्चों का हुआ है, कहाँ पे, ऐसे ये नामांकन का मूल्यांकन है। इस रिपोर्ट के क्या फाइंडिंग्स हैं वो देखते हैं। कह रहे हैं सरकारी स्कूल में नामांकन में 5.59% की गिरावट आई है। ठीक है, अगर सरकारी स्कूल में आई है तो क्या बच्चे प्राइवेट में चले गए हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। निजी स्कूल के नामांकन के दर 3.76% है कि कमी दर्ज की गई है, मतलब दोनों में कमी है, सरकारी में ज़्यादा है और इसमें प्राइवेट में कम है, बट गिरावट दोनों में है। लड़कों के नामांकन में 6.4% की गिरावट आई है, लड़कियों के नामांकन में 5.76% की नामांकन की जो है गिरावट दर्ज की गई है। तो कहाँ चले गए बच्चे सारे, ये सब इंस्टाग्राम की रील की दुनिया में चले गए है ना, ऐसा नहीं है, बट जस्ट ये रिपोर्ट जो बता रही मैं वो बता रही हूँ। रील वाला मैंने अपनी साइड से बोल दिया है ना कि बच्चे फिर गए कहाँ कर एडमिशन नहीं ले रहे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ पे आई है, बिहार हमारा फर्स्ट है, यूपी हमारा सेकंड पे है, और महाराष्ट्र हमारा थर्ड पे है। ठीक है, हमने ये देख लिया, ये आप थोड़ा याद रखिएगा, है ना। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड कर दूँगी, वहाँ से आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आराम से पढ़िएगा इसको, है ना। ये जो डेटा दे रखा है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है स्टेटमेंट्स में, है ना, तो ये भी याद रखिएगा, और ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही। फिर देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है न्यूज़ है 4th नंबर की। क्या करिए, इसरो के न्यू चेयरमैन हैं, कौन बने हैं, डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, S सोमनाथ का स्थान लेंगे ये। ठीक है, कौन बना है, डॉक्टर वी नारायणन बने हैं, किसका स्थान लेंगे, स्थान लेंगे ये डॉक्टर S सोमनाथ का। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है, क्या कह रहा है। रिसेंटली भाई इनकी क्या है 13th नंबर की एनिवर्सरी मनाई गई है, मतलब कि ये 30 साल के हो चुके हैं। ठीक है, फंक्शन ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करना, इनका कार्य क्या है, ये ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करते हैं। इनका गठन कब हुआ था, गठन इनका हुआ था 1995 में। ठीक है, और ये गेट जो थे, गेट नामक एक वो था संघ, जैसा कि WTO कार्य करता है उसी तरीके से गेट कार्य करता था, गेट का स्थान इन्होंने लिया है। बट अब क्या है, गेट से जो WTO है ये ज़्यादा विस्तृत और विस्तारपूर्ण और अच्छे तरीके से काम कर रहा है ना। गेट को रिप्लेस करके WTO आया, कब आया, 1995, ये हमने आपको बता दिया। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, ये हमारे गेट का फुल फॉर्म था। ठीक है, 1948 से 1995 तक गेट ही ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करता था। कब से, 1948 से 1948 और 1995 तक। ठीक है, मेनली रेगुलेट ये क्या करता था, ज़्यादातर गुड्स के ट्रेड को देखता था, लेकिन WTO क्या करता है इसका लेकिन WTO गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स तो था ही बट उसके साथ सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब बौद्धिक संपदा के व्यापार को भी देखता है। ठीक है, तो इसका कार्य विस्तृत हो गया ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया गेट के बारे में, इसकी जितनी भी हिस्ट्री रिलेटेड जितना भी वो बन सकता है, जितने भी क्वेश्चंस आपको हमने सारे इसमें देख लिए। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ये न्यूज़ नंबर 6 से कह रहा है ब्रिक्स न्यू मेंबर इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10th मेंबर अ ब्लॉक ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या है? ब्लॉक है इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का ब्रिक्स। कौन बना इसका न्यू मेंबर? इंडोनेशिया बना है। पहले ये क्या था? ब्रिक्स नहीं ना होके ब्रिक था। कब तक? बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया और चाइना। ये क्या था? ओरिजिनल ब्लॉक ऑफ ग्रुप्स हैं, है ना? यही फाउंडर थे, मेन फाउंडर यही है, 4 लोग हैं। ठीक है, जिसमें इंडिया भी मेन फाउंडर है। फिर ये क्या? 2010 में एडेड साउथ अफ्रीका। 2010 में साउथ अफ्रीका एंट्री लेता है। ये क्या बन जाता है? ब्रिक्स से बन जाता है ब्रिक्स, एस इसमें ऐड हो जाता है। नाउ ये हो गया ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। 2024 में जो अभी 2024 में कौन कौन ऐड हुआ? ईरान ऐड हो गया, यूएई ऐड हो गया, इथोपिया ऐड हो गया, इजिप्ट ऐड हो गया, है ना? कौन कौन ऐड हुआ? ईरान और यूएई, इथोपिया एंड इजिप्ट, है ना? नेक्स्ट कौन ऐड हुआ? अभी हमारा इंडोनेशिया ऐड हुआ। बात चल रही थी कि टोटल कितने मेंबर हो गए? 10 मेंबर हो गए। कब तक हो गए? 9 जनवरी 2025 तक। ठीक है, फिर क्या? सऊदी अरब की बात हो रही कि सऊदी अरब इसमें शामिल होगा, बट सऊदी अरब इसमें अभी नहीं शामिल हुआ है, उसने अभी डिनाइड कर रखा है इसको। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी न्यूज़ नंबर 7 कह रही है रिसेंटली भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ा है? कौन सा राज्य है बताइए? छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़ है। ये तो हमने पढ़ लिया कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ा है। अब ये ग्रीन जीडीपी होती क्या है ना, चलो समझाते हैं आपको ग्रीन जीडीपी क्या होती है। ग्रीन जीडीपी है आर्थिक गतिविधियों उत्पादन के क्रम में प्राकृतिक संसाधनों में होने वाली कमी, पर्यावरणीय क्षरण जिसको हम इंग्लिश में इन्वायरमेंट लॉस, ठीक है, प्रदूषण पोल्यूशन जैसे कारकों को शामिल किया जाता है। ठीक है, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जितना भी इन्वायरमेंट लॉस होता है, मतलब जैसे ही आपने बिल्डिंग बनाई, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, है ना, दरवाज़ों के लिए, आपको फर्नीचर के लिए ज़रूरत पड़ी, आपको सीमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए रॉक्स वगैरह कट हुई या ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई उसमें, जो कि नेचुरल थी, जैसे कि बालू नेचुरल है ना, ये सारी चीज़ें आपके मकान में लगी। जो भी पेड़ कटे, ये सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट लॉस तो हुआ ना, है ना? आपने बिल्डिंग बनाई, मॉल बनाए, ये सारी चीज़ें बनाई, तो जो लॉस, इन्वायरमेंट लॉस हुआ उसको कट करके, ठीक है, उसको हटा के जो बचता है उसको ग्रीन जीडीपी कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे जितना भी इन्वायरमेंट लॉस हुआ सबको कट कर दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो उसको ग्रीन जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट दिया किसने, ये इंपॉर्टेंट है ना। ग्रीन जीडीपी ये आया कहाँ से? ये एक साइमन कुजनेटिस नाम के व्यक्ति थे, अर्थशास्त्री, ठीक है, जिन्होंने ग्रीन जीडीपी की संकल्पना देने वाले अर्थशास्त्री जो थे वो कौन थे? ये थे साइमन कुजनेटिस जी। ये कहते हैं कि पारंपरिक जीडीपी से किसी देश की वास्तविक कल्याण के संकेत नहीं मिलते हैं। सही बात है, क्योंकि जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, उसने अमेरिका ने क्या किया, जैसे हम लोग अभी डेवलपिंग इकनॉमी है, वो एक डेवलप्ड इकनॉमी है। ठीक है, उसने डेवलप्ड है तो इसका मतलब उसने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया होगा, है ना, उसने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की होगी, है ना, उसने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का हनन किया होगा, तभी तो वो ग्रीन वो डेवलप्ड इकोनॉमी बना ना। अभी हम क्या है, अभी हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी, वो कह रहा है कि नहीं नहीं अब ये जो है इसका वो है जीरो करिए इसको, है ना। जैसे कि 2070 तक पीएम मोदी ने कहा है कि हम कम कर लेंगे अपना जो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन है उनको हम कम कर लेंगे, है ना। तो वो चीज़ें हैं, 2070 तक का टारगेट पीएम मोदी ने अपना रखा है।
चाइना ने 30 तक का रखा है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना अपना टारगेट लिया है, उस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे ये फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं वो आपको बता रही हूँ कॉन्सेप्ट की। कि ग्रीन जीडीपी क्या है, ग्रीन जीडीपी इक्वल टू एनडीपी, यानी कि प्राकृतिक संसाधन ह्रास की लागत प्लस इकोसिस्टम क्षरण है ना, लॉस की लागत, क्षरण मतलब लॉस, है ना। इसे हमने देखा। अब हमारी जो 8 नंबर की न्यूज़ थी, हमने ग्रीन जीडीपी समझ लिया क्या होता है। अभी हमारी 8 नंबर की न्यूज़ है, क्या है, हम्माम के बारे में बात कर रहा है। क्या है, हम्माम, हम्माम न्यूज़ में है। ये हम्माम क्या है और क्यों न्यूज़ में है, इसको हम देखते हैं। हम्माम न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, उसने हाल ही में हम्माम की सुरक्षा के लिए हम्माम की सुरक्षा के लिए आर्मी गार्ड की तैनाती के निर्देश दिए हैं। मतलब उसकी सुरक्षा के लिए, गार्ड के लिए उसको निर्देश दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने निजी संपत्ति होने का दावा किया था। कुछ लोगों ने इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पे हम्माम को निजी संपत्ति बताया कि ये निजी संपत्ति है किसी की, इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। अब हम्माम क्या है उसको देखते हैं। हम्माम है तुर्की शैली की इमारत है, ठीक है, जिसका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में 1620 में हुआ था, 1620 में हुआ था। ठीक है, 1620 में किया था। किसने किया था, अलीवर्दी, अलीवर्दी खान ने इसका निर्माण 1620 में किया था। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी निजी संपत्ति है, कैसे कैसे लोग हैं ना। नोट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, प्राचीन स्मारक तथा पुरातन स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958। इस अधिनियम को याद रखना क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, ये कौन सा है ना, मैचिंग में देता है। तो प्राचीन स्मारक तथा पुरातन स्थल एवं अवशेष अधिनियम कब का है, 1958 का है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी क्या है, वो एक है शिव डालिका को अमूर्त संस्कृत विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ये जो शिवडालिका ये है क्या, ठीक, इसके बारे में देखते हैं। यह किस देश से संबंधित है। पहली चीज़ तो ये संबंधित है बोर्नियो और हर्जेगोविना से। किससे संबंधित है, बोर्नियो और हर्जेगोविना से। पारंपरिक शहरी लोकगीत है, क्या है ये एक पारंपरिक और शहरी लोकगीत है। और ये बाल्कन ब्लूज के नाम से, इसका दूसरा नाम क्या है, बाल्कन ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है। इसे एससीओ ने अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया है। ठीक है, इसे सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज, नॉट एससीओ, यूनेस्को। यहाँ पे क्या होगा, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को ने इसको शामिल किया है, इसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, लोकेशन के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये क्रोशिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये इटली का पार्ट है और ये एड्रियाटिक सी है। ठीक है, एड्रियाटिक एड्रियाटिक सी है ये। और ये क्या है, ये हमारा जो हमने पढ़ा था बोस्निया और हर्जेगोविना है। ठीक है, ये कौन सा है, बोस्निया और हर्जेगोविना। जब आप इसको उसमें देखेंगे मैप में तो आपको इसको क्लियर व्यू दिखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है 10th नंबर की, क्या है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। क्या है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एक राष्ट्र और एक सदस्यता। ये कब आई थी, 1 जनवरी 2025 में इसे शुरू किया गया था। इसका एम क्या था, एम है लेटेस्ट ई जर्नल्स, नवीन शोध लेख और शैक्षिक पत्रिकाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट इसका एम क्या था,
जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिल सके। छात्र शिक्षकों शोधकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यवान शोध पेपर पत्रिकाओं की उपलब्धता हो सके, है ना। ये इसका था, क्या था, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का एम कब शुरू की गई थी? 1 जनवरी 2025। नेक्स्ट है ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज। ठीक है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ खोला गया है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट हम ग्रीन आर्मी की न्यूज़ देखेंगे। ग्रीन आर्मी क्या होती है? पहली चीज़ तो ये यूपी और सेंट्रल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपी वाराणसी के देवरा में दृढ़ निश्चयी महिलाओं का एक ग्रुप है। ये क्या है? महिलाओं का एक ग्रुप है। ये ग्रुप नशीले पदार्थों, जुओं के खिलाफ जागरूकता को बढ़ाता है, लड़की के जन्म को त्योहार के रूप में मनाता है ना, दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाता है। इस आर्मी ने अपना कार्य चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री की स्थापना के साथ शुरू किया था। ठीक है, चप्पल की फैक्ट्री लगाई थी, तब ये काम शुरू किया था। पहली जोड़ी जो चप्पल बनाई थी वो मोदी जी को उपहार स्वरूप भेजी गई थी। इस फैक्ट्री की जो पहली चप्पल थी जो बनाई गई थी वो मोदी जी को भेजी गई थी। अब हमारी 13 नंबर की न्यूज़ कह रही है न्यू चीफ ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। हमारे NHRC के जो नए चीफ हैं वो कौन से हैं? जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। क्या है? जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हमारी 14 नंबर की न्यूज़ है, क्या करिए, टोडा जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, टोडा जनजाति का मोदवेत महोत्सव। टोडा एक तमिलनाडु में बहुत ही फेमस ट्राइब है ना। और ये जो मोदवेत महोत्सव है ये टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। टोडा जनजाति सबसे पुराने द्रविड़ जाति समूहों में से एक है। द्रविड़ जातियों के समूह में से एक है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों का एक पशुपालक जनजाति है ये। ठीक, नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है न्यूज़ नंबर 15। क्या कह रही है? आपातकाल घोषित। सामूहिक हिंसा में वृद्धि के बाद आपातकाल घोषित किया गया है। कहाँ घोषित किया गया है? त्रिनिदाद और टोबैगो देश के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिनिदाद और टोबैगो। कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन। कैपिटल कौन सी है त्रिनिदाद और टोबैगो की? है कैपिटल है, नाम है इसका पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये एक कैरेबियन देश है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है इसकी? 15 लाख। ठीक है, 15 लाख है। देश की कुल जनसंख्या कितनी जो है उसकी 42%, मतलब भारतीय हैं, भारतीयों ने कब्जा कर रखा है यहाँ पे। कितने रहने वाले भारतीय प्रवासी हैं वो कितने हैं? 42% है। भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश था। इसे ने जो त्रिनिदाद और टोबैगो है इसी ने ही भारत के जो UPI था उसको मान्यता दी थी अपने यहाँ पे। ये इसकी लोकेशन है, क्या है? ये यहाँ पे वेनेजुला है। ठीक है, ये वेनेजुला के पास में ये जो आपको दिख रहा है ये है पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, ये है पोर्ट ऑफ स्पेन पे ही इसकी जो वो कैपिटल जो पोर्ट ऑफ स्पेन है। और ये त्रिनिदाद जो है एक आइलैंड है और ये टोबैगो आइलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वो है, कह रही है कि भारत और अमेरिका रक्षा परमाणु सहयोग। अमेरिका के NSA जो नासा है ना, उसने क्या किया है? नासा ने भारत का दौरा किया। असैन्य परमाणु सहयोग मतलब इसकी नवीन पहले क्या है? अमेरिका ने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता रिएक्टर लागू करने के लिए अमेरिकी रिएक्टरों की आपूर्ति जैसे प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। जो रिएक्टर भारत और अमेरिका के बीच में प्रतिबंधित थे उनको हटाने की घोषणा की है। और एक है, क्या है ये? सोनोबॉय नाम की एक डिवाइस है। ठीक है, जो जल के भीतर खतरों का पता लगाती है। इसके सह निर्माण पर सहमति बनी। मतलब ये जो सोनोबॉय नामक डिवाइस है जो जल के भीतर खतरों का पता लगाएगी, उसके साथ मतलब सह निर्माण मतलब साथ में इसको बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट नोट क्या है? इम्पोर्टेंट नोट ये है कि भारत और अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता
समझौते को, इसको 1 2 3, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 2 3 एग्रीमेंट क्या है, किसके साथ हुआ है, तो आपको ये बताना है कि ये यूएसए के साथ हुआ है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, ये परमाणु समझौते से रिलेटेड है। ठीक है, परमाणु ईंधन टेक्नोलॉजी पर रिएक्टर तक पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनपीटी। एनपीटी यानी कि नॉन जो पॉलिफरेशन ट्रीटी थी, भारत उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, परमाणु यूएसए जो इसमें यूएसए में वृद्धि नहीं है, जैसे जो परमाणु जो यूज़ करेगा, ये जो एनपीटी ट्रीटी वो क्या कहती है, ये परमाणु को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, मतलब अगर आपने उसको अपनी सुरक्षा के लिए रख रखा तब तो ठीक है, और उसका यूज़ किसी भी वॉर में ऐसे, ठीक है, और उसके प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं कर सकते हैं, ये एनपीटी ट्रीटी कहती है। बट इस भारत इसका जो सदस्य नहीं है, फिर भी वो थोड़ी बहुत चीज़ें मानता है कि मैं जो परमाणु चीज़ों है उसकी वृद्धि नहीं करूँगा, बट अपने सिक्योरिटी के लिए तो इसमें वो रखिएगा ना। भारत ने अपनी परमाणु सामग्री को शांतिपूर्ण सहयोग की गारंटी के लिए IAEA सुरक्षा के अंतर्गत रखने पर सहमति व्यक्त की, है ना। भारत ने अपनी परमाणु सामग्री, ये यहाँ पे, भारत को कुछ परमाणु रिएक्टर को IAEA सुरक्षा उपयोग के अधीन रखना पड़ता है, कुछ को नहीं। मतलब कुछ जो रिएक्टर्स होते हैं भारत के, वो इसकी जो IA सुरक्षा परिषद है इसके अंतर्गत रखने पड़ते हैं, बट कुछ नहीं रखने पड़ते हैं। जिन रिएक्टरों में आयोजित यूरेनियम का प्रयोग, ऐसे रिएक्टर अधीन रहते हैं। जिन रिएक्टरों में यूरेनियम का प्रयोग हुआ होता है उसको जो IAEA उसके अधीन रखने पड़ते हैं, बाकी रिएक्टरों को इसके अधीन नहीं रखना पड़ता है, वो ओपनली भी इंडिया रख सकता है। और जिनमें घरेलू यूरेनियम का उपयोग होता है, ऐसे को नहीं रखना पड़ता है। ठीक है, जिनमें कृत्रिम यूरेनियम यूज होता है उसको रखना पड़ता है, ऐसे आयोजित यहाँ पे लिख रखा है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ थी, हमने इसको पढ़ लिया कि यूएसए के बारे में कौन सा क्या एग्रीमेंट हुआ है, परमाणु जो रक्षा सहयोग है उसके बारे में एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, 2025 की है। इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें कौन सी रैंक है, 35th रैंक है। 2024 में कितनी थी, 80th प्लेस पे थे, अब हम 85 प्लेस पे हैं। फर्स्ट प्लेस पे कौन है फिर, जब हम 18th प्लेस पे हैं, 85 प्लेस पे हैं, तो यहाँ पे सिंगापुर एंड जापान है। ये फर्स्ट प्लेस सिंगापुर एंड जापान, लोवेस्ट प्लेस पे पाकिस्तान एंड यमन ज्वाइंटली थे दोनों। साइक्लोन क्या है, एक डिकेलेडी नाम का साइक्लोन है, ये कहाँ पे आया है, ये देखते हैं। ये हिंद महासागर में इसकी स्थिति है। कौन सा क्षेत्र है, ये फ्रांसीसी क्षेत्र है, मायोटे। ठीक है, इसको इससे प्रभावित किया है। इससे पहले हमने जो फर्स्ट क्लास की थी, फर्स्ट वीक की, उसमें हमने कवर किया था इसके बारे में, मायोटे के बारे में, विद द मैप। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप उस मैप को भी देख सकते हैं, या ऑफिशियल जो अपना आपके पास जो ग्लोब हो उसमें भी चेक कर सकते हैं। इससे पहले चक्रवात चिडो मायोटे क्षेत्र को प्रभावित किया था। ठीक है, चिडो और ये डिकेलेडी कहाँ पे आए थे, हिंद महासागर में, और मायोटे को इन्होंने प्रभावित किया था। कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं मायोटे के बारे में। ये मोजाम्बिक चैनल के पास स्थित है। ठीक है, 1843 में फ्रांस ने मायोटे को कॉलोनी बनाया था। ये फ्रांस की कॉलोनी है, कब बनाया था, 1843 में। मायोटे पर अभी भी फ्रांसीसी पेरिस का शासन किया जाता है, मतलब इस पे फ्रांसीसी जो है वो शासन करते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वो रिलेटेड है हमारी विश्व हिंदी दिवस। ये कब मनाया गया, 10 जनवरी को मनाया गया। ये इसमें पॉलिटी इसको में कौन सा आर्टिकल है जो इसको कवर करता है, हिंदी से रिलेटेड। यह 343 कौन सा है, हिंदी को आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी के साथ आधिकारिक भाषा की मान्यता से प्राप्त है। किसमें प्राप्त है, ये कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 343 में। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है 28 नंबर की, ये हमारी लास्ट न्यूज़ है आज की क्लास की। ये क्या है, ABPMJ, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हाल ही में क्या हुआ, उड़ीसा राज्य जो था उसने ABPMJ को ज्वाइन करने वाला राज्य बना है, जिसने मतलब
ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसमें उड़ीसा ने एंट्री ली है, उसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा जानते हैं इसके अबाउट के बारे में कि क्या अबाउट है ये ABPM जय। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। कब आई थी ये, लॉन्च ईयर इसका क्या है, 2018 है। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है 60-40 रेशियो रहता है किसका, 60% जो पैसा होगा वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, और जो 40% जो पैसा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगा इस पर। ये होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो स्टेट खुद चलाता है ना, उसमें जो शेयर पूरा होता है वो किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, या कुछ थोड़ा बहुत अगर जैसे कि अभी हमारी है बहुमत की सरकार होती है ना, कि मतलब जहाँ पे सरकार, जैसे बीजेपी, हमारे सेंटर में बीजेपी है और हमारे यूपी में भी बीजेपी है ना, वहाँ पे अगर योगी आदित्यनाथ जी कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, अगर गवर्नमेंट से शेयर मांगते तो वो मेनली दे देती है, कितना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तो 10 से 20% का शेयर दे देती है, तो ऐसा हो जाता है। बट अगर वैसे अगर नहीं भी है सरकार, तो आपको ये स्टेट की स्कीम है तो स्टेट ही उस पर खर्च करता है, ये होता है मतलब जनरली। नेक्स्ट है यहाँ पे हेल्थ कवर के बारे में। हेल्थ कवर कब है, 5 लाख है। ठीक है, फैमिली और पर फैमिली है पर ईयर। ठीक है, बेनिफिशरी क्या है, आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। जो बेनिफिशरीज है वो किस चीज़ से आइडेंटिफाइड किया जाएगा, वो आइडेंटिफाइड किया जाएगा सेस के द्वारा। सेस मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होगा उसके द्वारा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन इसमें शामिल होगा। इसमें शामिल होने वाले जो हैं कि 2024 में 70 वर्ष या उसके अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन को कवर कर लिया जाता है। मतलब 2024 में जो 70 वर्ष के हैं या 70 वर्ष से अधिक आयु उन्होंने आयु के हैं, उनको ये कवर कर लिया जाएगा उनको। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने अराउंड 20 न्यूज़ेस जो थी उनको डिटेल वाइज कवर किया। सारी चीज़ें हमने देखी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, फैक्ट, हिस्ट्री, जो कुछ भी था मैं सारा कुछ देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से फैक्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अपनी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।